When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I'm Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव गोजोन के एक और नए एपिसोड में। हम अपने इस शो में जानेंगे आरपी पेशेंट के लाइफ में आने वाले स्ट्रगल और चैलेंजेस के बारे में। हम जानेंगे उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में कि वो आरपी के चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हैं, ताकि सुनने वालों को भी उनसे कुछ प्रेरणा मिले और उन्हें भी आरपी से लड़ने में कुछ मदद मिले। पानीपत। जी हाँ दोस्तों, आपने किताबों में पानीपत की लड़ाई के बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो आज मैं जिनसे मिलवा रहा हूँ आपको, वो भी पानीपत से हैं और उनकी भी एक जंग चल रही है, लेकिन वो आरपी से है। उनकी जंग है आरपी के सभी दुख और तकलीफ़ों को झेलकर खुश रहने की, जिंदगी में कुछ कर दिखाने की और अपने आप को साबित करने की कि हम भी किसी से कम नहीं। आज मैं जिनसे मिलवा रहा हूँ आपको, हम जानेंगे आरपी के बावजूद उन्होंने एक छोटी सी उम्र में कैसे अपना बिजनेस बनाया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। तो वही अपने एक्सपीरियंस आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं मिस्टर गौरव खुराना जी का, जो कि पानीपत से हैं। वेलकम गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार मनीष जी। तो मनीष जी, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया जी अपने जिंदगी के कुछ अहम पलों को आपको बताने का, सबके सामने इन पलों को प्रदर्शित करने का। मैं आपका हार्दिक शुक्रिया करता हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने मन की बात आप सबके सामने रख पाऊँ। जी गौरव जी। जी मनीष जी। तो गौरव जी, हम जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी के बारे में कि आरपी को लेकर आपकी जिंदगी में क्या क्या चैलेंज आए, कैसे आपने स्ट्रगल किया और कैसे उन्हें फेस किया आपने चैलेंज को। तो वही हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब आपको आरपी नहीं था तब आपकी जिंदगी कैसी थी, आपके क्या सपने थे और आप क्या सोचते थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी मनीष जी, मैं आपको शुरुआत से बता दूं, फ्लैशबैक से जी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरी आयु है सिर्फ 24 वर्ष जी। और जिस समय मेरे को आरपी का पता चला मेरी उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष थी। जी। उससे पहले मुझे बचपन से ही चश्मा लगा हुआ था, तो आंखों की रोशनी कम थी, पर वो एक आम इंसान की तरह थी, नॉर्मल। विजन आपका पूरा था? विजन मतलब पूरा था, बिल्कुल। मैंने 5th 6th 7th क्लास तक अच्छे से तब तक पढ़ाई करी, एक ब्राइट स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं ब्राइट स्टूडेंट की तरह। एक नॉर्मल लाइफ थी मेरी, बिल्कुल सही दिखता था मुझे। और बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर? हाँ, मतलब बचपन से जब हम बच्चे होकर खेलते थे ना, तो जैसे आप जानते हैं कि बच्चे आजकल वो डॉक्टर की किट लेकर आते हैं, उससे खेलते हैं। हाँ। तो तब से मैं ऐसे रिहर्सल करता था एज ए डॉक्टर की तरह ही, मतलब सोचता था कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। और 8th क्लास में आते आते अचानक से मेरी आंखों में दर्द रहने लगा, धीरे धीरे सर में दर्द होने लगा। जी। तो फिर मैंने नोटिस किया कि मैं ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ पाता था स्कूल में। अब शुरुआती जब ये समस्या मुझे ब्लैक बोर्ड से ना पढ़ने वाली स्कूल में शुरुआत हुई, तो उस समय मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। मैंने बताया अपने मित्रों को, पर उन्होंने टीचर को बताया नहीं। तो उस समय क्या हुआ, फिर मतलब लोगों को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। टीचर भी बोलती थी कि मतलब ना पढ़ने के बहाने मार रहा है। और मैं मतलब घबराहट के मारे मैंने घर में नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, अपने पेरेंट्स वगैरह को, कि मुझे ब्लैक बोर्ड से दिखता ही नहीं है। वो ऐसा है ना गौरव जी, आपको चश्मा लगा हुआ था तो सब यही सोचते हैं ना, चश्मा लगा है अब तो दिखना ही चाहिए इसको। बिल्कुल वही, बस। तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि एक बार मैंने बताने की कोशिश की तो उनको लगा कि ये बहाने मार रहे हैं। तो इसीलिए मैंने किसी से नहीं शेयर किया। और मुझे शुरू में तो टीचर वगैरह भी डांटने लगे। अच्छा। तो एक समय में क्या हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी, उसमें मेरे माता पिता को बुलाया गया, तो उनको बताया कि आपका बेटा बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा, कुछ लिखता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं, कोई जवाब नहीं देता। तो मेरे माता पिता ने पूछा मुझसे कि बेटा क्या हुआ। बहुत समझाने पर मैंने बताया कि मेरे को दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी है।
अच्छा। अच्छा, ये लोग मुझे तब डॉक्टर पे लेकर गए, तब डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। उन्होंने इस समय उसको मतलब या तो तकनीक उस समय अच्छी नहीं थी या हमारे शायद डॉक्टर भी अवेयर नहीं थे। हमने अपनी सिटी के कुछ लोकल डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने रेटिना भी चेक किया डायलोट करके। और उस समय क्या है कि मतलब ऐसे एग्जामिन करने पर मेरी बीमारी समझ में डॉक्टर को नहीं आई। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अब सब परेशानी आ रही है, बहाने मार रहे, झूठ बोल रहे। तो ऐसे करते करते तो मेरा 1 साल ऐसे ही निकल गया। अब जैसे जैसे अपने आपको पता है कि जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती है उसकी पढ़ाई बढ़ती है, वो अगली कक्षा में जाता है, पुस्तकों में लिखे हुए अक्षर छोटे होते जाते हैं। पहले बुक थी, फिर गाइड आई, फिर सेमेस्टर आ गए। अब जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मैं उस सेमेस्टर में से पढ़ने में भी सक्षम नहीं था। अच्छा। तो सब पढ़े, मुझे उसमें से कुछ ना दिखे, चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखे मुझे। चश्मा लगाने पर थोड़े से जो अक्षर थे वो डार्क हो जाते थे पर दिखते नहीं थे। तो फिर मैंने बताया, फिर मेरे घर वाले मुझे मतलब सिटी के थोड़े अच्छे डॉक्टर पे ले गए, बड़े हॉस्पिटल में। तो उसने हमें दिल्ली रेफर करा। अच्छा। तो हमें दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल है एम्स, उन्होंने भी डायलोट किया, चेक किया, मशीन वगैरह में चेक किया, ERG वगैरह टेस्ट किए और उन्होंने बोला कि इसका पर्दा कमजोर है और ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, हैरानी की बात है तब तक हमको नहीं बताया गया था कि ये आगे क्या होने वाला है इसका। वो बोले ऐसा ही रहेगा। तो अच्छा मनीष जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, और हालांकि जो RP से पीड़ित है वो तो इस चीज को जानते ही होंगे, पर जो नहीं जानते उन्हें बताऊं कि इसमें हमारे रेटिना में पिगमेंट बन जाते हैं वीकनेस के कारण। हमारा जो रेटिना है जो कि हमारे दिमाग को संदेश भेजता है, जो भी हम आंखों से देखते हैं उसकी तस्वीर हमारे रेटिना में बनती है। इसीलिए इस बीमारी का नाम रेटिनोपैथिक पिगमेंटोसा है। उस समय वो पिगमेंट नहीं बने थे, समस्या ये थी। ये RP की दुविधा ऐसी है गौरव जी, जब तक शुरुआती जो सिम्टम होते हैं ना RP, वो उसको कोई नहीं पकड़ सकता, ना डॉक्टर ना खुद, ना कोई। बस वही, जब उसमें पिगमेंट्स नजर आएंगे डॉक्टर को तभी डॉक्टर बता पाएगा कि आपको RP है, उससे पहले नहीं बता सकता। वो अब अवेयरनेस क्यों नहीं थी मुझे, मैं उस चीज को लेकर अलर्ट नहीं हुआ, क्यों मैंने खुद को इम्प्रूव कर पाया, क्योंकि मुझे बोला गया कि ऐसे ही रहेगी और कम होगी तो थोड़ी बहुत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। तो सबने मना कर दिया। कोई कहता था कि रोड कोन डिस्ट्रोफी है, कोई बोलता था पर्दा वीक है। पर्दे की मतलब हर डॉक्टर ने अपनी थ्योरी दी। तो जब मैं क्या हुआ, 1 साल में अचानक से 9वीं कक्षा मेरी खत्म हुई और 10वीं कक्षा में जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे रात में देखने में मैं महसूस करने लगा कि पहले जब मैं रात में निकलता था, मंदिर वगैरह अक्सर मैं जाया करता था, रात में घूमा करता था, तो मैं सीधा देखता था। लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में आया तो मुझे रात को देखने में मुझे ऊपर देखना पड़ रहा था आंखों से। मतलब मैं आंख को ऊपर करके देख रहा हूँ, तिरछा करके देख रहा हूँ, तो मैं सामने की चीज देख पा रहा हूँ। और ये भी समस्या मैंने घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि मेरी माता का थोड़ा हृदय कमजोर है, वो बहुत ही मतलब इमोशनली बहुत वीक है, तो वो टेंशन ले लेती, तो उनसे मैंने नहीं बताया। सभी माताओं का होता है। हाँ बिल्कुल, वो पहले से वो निराश थी इस चीज को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही रहेगा। अब मुझे समस्या बनने लगी तो मैं छुपाता रहा, क्योंकि शायद मेरा भी आत्मविश्वास कम था। मैं भी डॉक्टरों पे जाते हुए उसको मतलब अवॉइड करता, डॉक्टरों पे जाना बार बार। अलग अलग डॉक्टर मुझे जैसे ट्रीट करता था, एग्जामिन करता था, तो इतना मेरा आत्मविश्वास कमजोर था कि जब वो डॉक्टर मुझे पढ़वाते थे ना, तो मैं पहले उस चीज के करीब जाके उस चीज को याद कर लेता था, उसके बाद तुक्के मार के उस चीज को पढ़ता था। अपनी सच्चाई बताना मतलब बताना ही नहीं चाहता था कि मुझे समस्या है, उसको छुपाता रहना चाहता था। अब 10वीं में मेरी समस्या अचानक से बढ़ गई, तो जिस स्कूल में मैं था मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया, 10वीं की शुरुआत में निकाल दिया गया। स्कूल से निकाल दिया गया? हाँ, किस वजह से? क्योंकि वहाँ प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो पा रही और वो मुझे स्पेशली ट्रीट नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अब इसमें मेरे पिता का सहयोग था कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं कभी भी अपने आप को सबसे अलग महसूस ना करूं। तो उन्होंने मुझे स्पेशल स्कूल में न डालकर एक हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो थोड़ी छोटी मतलब निचली श्रेणी का स्कूल था। तो स्कूल वो नॉर्मल बच्चों का ही था। तो वहाँ टीचर से बात की कि उन्होंने बोला कि हम इसका कोऑपरेट करेंगे, ये नहीं लिख सकता तो हम इसको हेल्पर प्रोवाइड करेंगे लिखने के लिए। अच्छा। इसको फर्स्ट बेंच पे बैठाएंगे ताकि ये बोर्ड में से पढ़ पाए। तो काफी ज्यादा मतलब उन्होंने तो अब क्या हुआ, मुझे बच्चे बुली करने लगे। क्योंकि जो मेरे साथ थे मेरी कक्षा में पढ़ने वाले, उन्होंने मुझे हैरिस करना शुरू कर दिया।
और उस समय मेरा जो आत्मविश्वास था वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो अब जैसे जैसे समस्या बढ़ी ना, और आपको मतलब आपने मोस्टली केसेस में आपको पता चलेगा कि इसमें पहले लेफ्ट आई पे किसी की लेफ्ट आई पे, किसी के राइट आई पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेरी लेफ्ट आई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गया। मेरी लेफ्ट आई बिल्कुल टेढ़ी सी हो गई थी एकदम, देखने में ना बहंगापन जिसको बोलते हैं, स्क्विंट। अच्छा। तो उसको लेकर बच्चे मुझे चिढ़ाते, तंग करते, क्लास में हताश करते, कुछ लोग मारते, कुछ लोग मतलब पीछे से परेशान करते। तो मैं बड़ा निराश सा रहने लगा, और इससे तंग आकर मैंने स्कूल से पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। बच्चों से तंग? हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ सभी के सभी खराब थे, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो मेरे साथ सहयोग करते थे। हाँ। जैसे मैं पुस्तक में देखकर नहीं पढ़ पाता था तो वो मुझे पढ़कर याद करवाते थे जी। मतलब वो पढ़ते थे, उनको सुनकर मुझे याद हो जाता था। लेकिन कुछ उस चीज का फायदा उठाते थे, हर चीज का, क्योंकि मुझे स्पेशली ट्रीट किया जाता था स्कूल में। और वो उस चीज से जलते या कुछ भी जो उनकी सोच थी, तो एक आम व्यक्ति शायद उस समय बच्चे मेच्योरिटी भी नहीं होती, बचपना भी होता है। हाँ जी, बच्चों की तो बच्चे वो कोऑपरेट नहीं कर पाते। बिल्कुल हाँ, वो नहीं समझते जी। तो वही हुआ बस। फिर मैंने पढ़ाई से मतलब छोड़ने का निर्णय ले लिया जी। तो पढ़ाई छोड़ी। उसके बाद भी समस्या मेरी प्रतिदिन बढ़ ही रही थी। डॉक्टरों ने बोला कि नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इस लेवल पे आकर रुक जाएगी। मतलब डॉक्टर भी आपको सही से नहीं बता पा रहे थे कि आपको कि हाँ डिजीज कैसी है, और मुझे कोई हेल्थ सप्लीमेंट बताएगा कि जिससे मैं इस बीमारी को रोक पाऊँ, विजन को। तो 2016 में मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, 10वीं भी मैं पढ़ाई पास कर चुका था मैं। तो अब हम घर पे रहते थे, कुछ करते नहीं थे हम बिल्कुल भी। रात में दिखने की समस्या मेरी अब तक बहुत कम हो चुकी थी 1 साल के अंदर। अच्छा। बहुत ही जिसे कहते हैं कि एकदम गति से बीमारी बढ़ी 1 साल में। तो रात में देखने में मुझे दिक्कत आने लगी। और कुछ सपने मेरे थे जो धीरे धीरे बिल्कुल मुझसे दूर होने लगे, विजन की वजह से। मुझे बाइकिंग करना पसंद था, बाइक चलाना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं बाइक चलाने लायक भी नहीं रहा कि मैं बाइक चला पाऊँ। मेरे मित्र सबके सब मेरा साथ छोड़ गए जो मेरे साथ थे, क्योंकि अब पहले हम जैसे घूमने जाया करते थे, जिम वगैरह जाया करते थे, साथ में मस्ती वस्ती करते थे, मंदिर वगैरह जाया करते थे जी। तो अब वो बोलते थे कि यार ये तो अंधा, इसको कहाँ संभालेंगे, इसका एक जना तो इसका हाथ पकड़ के रखा रहे। तो इससे सबके सब ऐसे करते करते दूर हो गए। तो गौरव जी, आरपी की वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, आपके सपने टूट गए, आपका सपना था डॉक्टर बनने का, वो भी छूट गया आरपी की वजह से। तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? आपने क्या सोचा? क्या डिप्रेशन का दौर आया आपकी जिंदगी में? क्या हुआ फिर? देखिए मनीष जी, मैं इतना निराश हो चुका था कि एक पल को तो सोचा कि यार कि मर जाऊं बस। पर फिर सोचा कि यार माँ बाप का इकलौता हूँ, मरना भी कोई नहीं है कि इनका क्या होगा। हाँ। तो इस मरने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी। जी, सही सोचा आपने। तो अब उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि जो मैं बनना चाहता था वो उसके लिए मेरी पढ़ाई तक नहीं कर पाया मैं। पढ़ाई भी छूट गई जी। ठीक से मैं ना गाड़ी चला पाता, ना कुछ, किसी भी चीज में सक्षम नहीं था मैं। तो सारे ही सपने ढूंढने बाद मैं सोचा कि जीवन में अब करूं तो करूं क्या जी, क्या करूं। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने बोला कि कुछ तो करना होगा बेटा, घर में तो खाली रह नहीं सकता। क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है, लेकिन आप शायद हर कोई जानता है कि लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं जी। लोगों को नहीं पता कि इस पर क्या बीत रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसी का सब वो उठाते हैं, फायदा उठाते हैं जी। तो अब हम हर किसी को बता भी नहीं सकते कि हमारे पे क्या बीत रही है, क्या भी समस्या है और कितनी हद तक समस्या है। और बताने से कुछ फायदा भी नहीं होगा। बताने पर भी वो बोलते थे कि नहीं, हमने बताने की जिनको कोशिश की ना जी, वो भी बोले कि तुम ही इलाज नहीं करवाते होगे पैसा बचाने के लिए। कुछ तो ऐसे भी लोग हमको मिले ऐसे कि तुमने वहाँ नहीं दिखाया, वहाँ इलाज करवा लो या वहाँ करवा लो, वहाँ क्यों नहीं करवाते। दुनिया भर में इलाज है, ऐसा हो नहीं सकता किसी चीज का इलाज ना हो। तो इसलिए अब कुछ लोग तो बोल रहे कि लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी, घर पर बैठे कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। हाँ, अब उस समय हमारी जो आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पिताजी मेरे नौकरी करते थे, वो भी बाहर ही जाया करते थे और वो करने में सक्षम नहीं था। तो कुछ मैंने करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने सहयोग किया, बोला पढ़ाई छूट गई, हमारे पास आके काम सीख ले। एक मेरे रिश्तेदार की किराना की दुकान थी। अच्छा जी। ये मैं किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बोला कि चल तू यहाँ आकर ये काम कर ले, तुझे कम दिखता तो तू ये काम आगे फ्यूचर में कर पाएगा। क्योंकि किराना की दुकान तू आसानी से चला पाएगा।
और घर में खाली बैठने से अच्छा बिल्कुल दुकान हाँ, पे आएगा। इससे दुकान पे आके सीख ले, कल को तो यही दुकान खोल लियो। अब वहाँ पर भी समस्या आती थी कि कौन सामान कहाँ से उठा कर देना, मुझे नहीं पता एकदम से। किसी चीज को देखने में अगर एक आम आदमी को 1 सेकंड लगता है तो मुझे उस चीज को देखने में कम से कम 5-10 मिनट लगते हैं। आदमी फोकस नहीं कर पाता जल्दी से बिल्कुल किसी भी चीज हाँ, पर। बिल्कुल। अब वहाँ भी ग्राहक आते थे तो वो भी बोलते थे बेटा ये उठा कर दे, ये उठा कर दे, वो उठा कर दे। और वो चीज मुझे सडनली नहीं दिखती थी तो उन्होंने भी तंग आकर मुझे निकाल दिया, बोले बेटा तू कोई नहीं घर बैठ। तो बड़ा निराश हुआ कि यार क्या कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं किसी लायक भी नहीं हूँ। तो ऐसे कई समस्याएं आई, तो इवन हौसला देने वाले कम और हौसला तोड़ने वाले ज्यादा मिलते थे जी। क्योंकि उस समय मेरे पिता ने भी जी ने भी कई जगह लोगों को बोला कि इसको मेरे बेटे को कोई सेटल करवा दो, हाँ, कुछ सिखा दो, इसको कुछ कर दो। और मेरे पिताजी की खूबी ये है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं खुद को सबसे अलग महसूस करूं। तो उन्होंने मुझे कभी इसीलिए आप कभी हाँ, स्पेशल स्कूल या कभी पढ़ाई की तरफ नॉर्मल नहीं गए स्कूल आप में कभी नहीं, भी? मुझे नॉर्मल स्कूल में नहीं भेजा। ये ब्रेल वगैरह इन चीजों में उन्होंने नहीं डाला मुझे, क्योंकि मेरी उस समय जो थी ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनोस्थिति अलग थी काफी जी। एक तो मैं इकलौता बच्चा, ऊपर से माँ बाप से दूर रहना भी नहीं चाहता था जी। और इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं खुद से कुछ कर पाऊँ, खुद को उस बीमारी से मतलब एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ पाऊँ। अच्छा। और क्या हुआ कि एक बार जी ऐसे ही मुझे किसी रिश्तेदार ने बोला कि एक उन्होंने किसी डॉक्टर के बारे में मुझे बताया, रेकमेंड किया कि आप वहाँ दिखा लो, वहाँ रेटिना का इलाज होता है। जी। तो वहाँ जाने पर जब उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने उपकरणों से, मशीनों से, तो उन्होंने बताया कि आपको ये समस्या है पिगमेंट, क्योंकि तब तक वो पिगमेंट बन चुके थे रेटिना में। जी। तो मुझे बताया गया कि भैया अब आपकी ये समस्या तो आपको बिल्कुल अंधता की तरफ ले जाएगी। जी। ये आपको ऐसे नहीं रुकने वाली, प्रतिदिन बढ़ेगी और एक आयु पे जल्दी से जल्दी हो सकता है 30 वर्ष की आयु से पहले पहले भी अंधे हो सकते हो। तो उस डॉक्टर ने आपको बताया कि ये बीमारी आपके ब्लाइंड तक बिल्कुल रुकेगी? आपको बिल्कुल ब्लाइंड कर देगी। तब आपको शौक लगा होगा? बहुत ज्यादा शौक लगा उस दिन। मैं दिन रात रोया मनीष जी, मैं आपको क्या बोलूं। घर आया, पहले मैंने घर में किसी को नहीं बताया जी। किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं गया था एक मित्र के साथ गया था उस दिन। घर आया, रोया, रोता रहा। उस समय मेरे पिता को एक उम्मीद थी कि इसका कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक हो क्योंकि जाएगा। पहले डॉक्टर बोलते थे कि उम्र कच्ची है इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता, रिस्क है। कुछ डॉक्टर ये भी बोल दिया करते थे टालने के लिए। वो मतलब सही बताते नहीं थे कि इस बीमारी की सच्चाई बिल्कुल क्या भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उस डॉक्टर ने मुझे उस दिन बताया तो वो रियलिटी मैं नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस चीज को। रात भर मैं रोया, 3-4 दिन एकदम खामोश रहा, खाना नहीं खाया। तो फिर घर वालों ने बोला कि उनको नहीं पता था, उन्होंने बोला क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, मैं डॉक्टर को समझ में नहीं आया कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तुझे यहाँ ले जाते हैं, तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, टेंशन है। तब मैंने उनको हिम्मत हार के सच बताया कि कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ सब फालतू में, कोई इसका इलाज नहीं है, कोई भी इसका उपाय नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो अब मेरे पापा ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर बोला कि बेटा ये तो होना ही है, जाना ही है ना, इसने तो खत्म होने वाली हो ही जाएगी, तो क्या करेगा बता। जो तेरा समय आने वाला आगे आएगा उसको अब सोच कर रहना कि जो अभी समय है उसको अच्छे से जीना है। फ्यूचर में जीने की जगह प्रेजेंट में जियो, जो अभी है। क्योंकि पिताजी ने बोला आज मैं हूँ कल मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आज हम तुझे संभाल लेंगे, तुझे कुछ करके दे देंगे, कल को नहीं होंगे तो तू क्या करेगा। आगे तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो फिर सब कुछ आज कुछ बन जा, खुद को हिम्मत बना ले अपनी, इससे लड़ना सीख जा। हम तो तेरे साथ हैं ना। अच्छा। दुनिया क्या बोलती है मतलब नहीं, हम तेरे साथ हैं। तो जो तेरे मन में आता तू कर, चाहे गलत कर तू कर। तो इतना था कि मेरी जिंदगी में खुद से एक पानी का गिलास भी नहीं उठाता था। अच्छा। कि वो गिरेगा टूटेगा तो 4 लोग क्या सोचेंगे। तो मेरे पिताजी ने बोला तू टूटने दे, जो गिरता गिरने दे, टूटता है टूटने दे, तू कर। हम फैमिली से आपको पूरा सपोर्ट मिला? हम तेरे साथ हैं, और इमोशनल भी और हर फाइनेंशियल भी फैमिली से पूरा तरीके का सपोर्ट उन्होंने मिला? सपोर्ट दिया मुझे जी। मैं ये जितने भी समारोह होते हैं शादी से, वहाँ मैं किसी में नहीं जाता था, क्योंकि मुझे खुद से अलग ही फील होता था कि मैं एक जगह बैठा और मुझे मेरी माँ खाना ला कर दे रही है, मैं किसी चीज में डालने में सक्षम नहीं हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को उस समय हाथ पकड़ के लेकर गए कि तू चल,
तू चीज गलत करेगा लेकिन चीज तू ही करेगा अब से। ये मैं कहता हूँ कि मेरे पिता का सबसे अच्छा स्टेप था। हाँ। और अगर किसी भी इस समय दृष्टि बाधित व्यक्ति के या जो भी इस बीमारी से अभी गुजर रहे हैं उसके फैमिली वाले सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि बेटे को ये मत बोलो कि तू ये चीज नहीं कर सकता। उन्हें बोलो कि तुझे ये चीज करनी है, चाहे गलत करनी है पर तुझे ये चीज करनी है, क्योंकि गलत करके तू इस चीज में ट्रेंड हो जाएगा। तो ये एक बहुत मेरे पिताजी ने अच्छी चीज की, वो मुझे हर चीज में उन्होंने मुझे आगे करना शुरू कर दिया। और ये भी होता है गौरव जी, अगर आपके पिता अकेला छोड़ देते घर में तो शायद आप डिप्रेशन में चले जाते। बिल्कुल। फिर उधर से निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता था। हाँ, पर एक ये समस्या है ना, लड़की बोलते कि इसको नहीं देते, ये चीजें नहीं कर सकता, चल छोड़ी चीज मत कर। हम हटा देते उस चीज से इंसान को ना, कि तू नहीं देख सकता, चल हम देख लेते, हम कर देते, उठा के दे देते हैं। तो मेरे पिताजी ने ये चीज बदल दी। उन्होंने उस दिन जब उन्हें पता चला कि इसको नहीं दिखने वाला आगे, तो उन्होंने सब कुछ अपोजिट कर दिया। बोला कि जिस चीज मुझे पहले रोक रहे थे वो उन्होंने चीज मुझे डाल दिया। वो मुझे लेकर गए कि तू शादी में चल, अब से खाना तू खुद डालेगा प्लेट में। अच्छा। चाहे तू गिरा खिंडा कुछ भी कर, तू खुद से डालेगा। ऐसी छोटी छोटी कई चीजें वो करने लगे। इसको बोलते ना कि घर में ही एक ट्रेनिंग देना उन्होंने देनी शुरू कर दी। अब वो मुझे बोले कि तू इलाज के लिए भी, मतलब जहाँ मैं इलाज के लिए जा रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको बीमारी को रोकना भी है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ठीक होने का छोड़ दो कि आगे रोशनी जो कम ना हो, या जो रोशनी कम होने की स्पीड है बीमारी की प्रोग्रेस वो रुक जाए, तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी होगी। तो मैं एवरी मंथ मेडिसिन के लिए जाता था। अब मेरे पिताजी ने बोला कि तू अकेला जाएगा। यही 2017 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैं कहा पापा मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो दिखता ही नहीं है। पापा ने बोला दिखता नहीं है लेकिन सुनता तो है, मस्तिष्क तो है, सुन तो सकता, बोल तो सकता है ना। हाँ। तो तू लोगों की मदद ले, पर तू कर। हम कब तक तेरी उंगली पकड़ के साथ नहीं चलने वाले, तूने खुद करने, एक आत्मनिर्भर तुझे बनना ही होगा। तो उन्होंने उसी मुझे पहले अकेला वहाँ दिल्ली तक भेजा। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ पानीपत में, यहाँ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। तो उन्होंने मुझे पैसेंजर ट्रेन पे बिठा के अकेले भेज दिया। अच्छा। और क्योंकि उस दिन जब मेरे साथ कोई नहीं था तो मुझे समझ आया कि मुझे चाहिए ट्रेन का सफर है चाहे जिंदगी का सफर है, मुझे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। हाँ, लोग कोऑपरेट करेंगे लेकिन तब जब मैं मदद मांगेंगे, जब मैं खुल के बताऊंगा कि मुझे समस्या, अगर मैं बीमारी छुपाता रहूंगा तो कोई कोऑपरेट भी नहीं करने वाला। वही है गौरव जी, ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है लोगों को जब वो अपनी आरपी को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। दूसरे को नहीं बताते कि मुझे प्रॉब्लम है। और उसी दिन मुझे समझ में आया कि अगर मुझे किसी को, मतलब किसी की सहायता नहीं, तो मुझे समस्या बतानी होगी। हाँ। और समस्या बताने के लिए मुझे पहले शर्म छोड़ के समस्या को खुद अपनाना होगा। तो उस दिन मैं समझा कि क्योंकि दुनिया में अगर चलना है दुनिया के साथ, तो समस्या के भी साथ चलना पड़ेगा मुझे। जितना इससे भागूंगा ये उतना मेरे पीछा करेगी। जो प्रॉब्लम दी है भगवान ने उसको एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। तो इसे अपनी कमजोरी नहीं, इसे अपनी ताकत बना के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसी दिन मैंने पहली बार किसी से बोला कि सर मैं को देखने में समस्या है, मेरी मदद कर दीजिए जी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और ऐसे करते करते मैं डॉक्टर पे वहाँ से आया। उस दिन मेरा एक मुझे आत्मविश्वास आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कि अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया होगा कि मैंने अकेला गया, अकेला अगर मैं दिल्ली से पानीपत तक आ सकता हूँ, जो कि आज तक नहीं आया था मैं माँ बाप के अलावा, पापा मम्मी के अलावा, तो मैं अगर आज जाकर आ सकता हूँ डॉक्टर से मिलकर, तो मैं कुछ कर सकता हूँ आगे धीरे धीरे जी। तो ऐसे करते करते ही इसी वजह से आपके फादर ने आपको गाइड किया था ये करने के लिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आए, क्योंकि आगे काम तो आपको ही करने हैं सारे। जी जी जी। विजन नहीं है तो क्या हुआ, जिंदगी तो आपकी पड़ी आगे पूरी। तो वो आपके काम आया और आपने अकेले गए और अकेले आए और लोगों की मदद ली और अपना काम किया आपने। तो गौरव जी, जो आपके पिता ने आपको टीच किया, आत्मविश्वास दिया, तो उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आप अभी कैरियर में अभी क्या कर रहे हो, तो उसके बारे में अपने लिसनर्स को कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। मेरे पिता ने जब मुझे आत्मविश्वास दिया तो उसी समय मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया कि देखिए करियर बनाने की बात है, सफलता की, कि जो मेरे पिता कार्य करते थे वो मैं करने में सक्षम नहीं था जी। वो व्यापारी आदमी है, वो टूर वगैरह करते थे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, और उनके काम को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि इतनी दूर जाने में सक्षम नहीं था मैं। वो काफी 15-15 दिन का उनका टूर होता था जी। तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ तो करना है तुझे,
तो उन्होंने उस शुरुआती में तो मुझे काम, देखिए आप जानते हैं कि कुछ भी करने के लिए पहले सीखना जरूरी होता है जी। अब मुझे आत्मविश्वास तो था कि आंखें नहीं तो बाकी इंद्रियों को मैं उपयोग में लाके कुछ ना कुछ करूंगा, कर सकते हो जी। तो मेरे पिताजी ने कुछ मुझे काम पर भी लगाया, जैसे कुछ हमारे सहयोगी, कुछ पापा के मित्र, कुछ रिश्तेदार हमारे थे, तो उन पे मुझे पापा ने काम सिखाने के लिए भेजा। तो कुछ ने तो वो सहयोग नहीं किया, कुछ ने बोला कि ये कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ पानी पिलाने लायक है। अच्छा, ये तो पानी भी नहीं पिला सकता, पानी का गिलास भी नहीं पकड़ पाएगा ठीक से, वो भी गिरा देगा। ऐसे आपका मजाक उड़ाया डिसेबिलिटी का उन्होंने। अब उस दिन मैंने सोचा कि याद है उस दिन हार के बैठ जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर उस दिन मैंने सोचा कि अब मुझे इसको करके दिखाना है। उस इंसान ने मुझे घर भेज दिया, बोल गए कि तू तो पानी भी नहीं पिला सकता, तू क्या करेगा घर जा। आप उस बात से डिप्रेस नहीं हुए बल्कि मोटिवेट हुए कि मुझे करके दिखाना है। हाँ, लेकिन वो परिस्थिति थी डिप्रेस होने की, वो परिस्थिति डिप्रेस होने की थी, लेकिन उस समय कुछ अलग ही मेरे दिमाग में चला कि अब कुछ करके दिखाना है इस इंसान को। तो मेरे मामा का भी एक मैं बताना चाहूंगा, कार्य के बारे में बताना चाहूंगा, उनका पर्दे का काम था, पर्दा बनाते थे। तो मैं उनके पास गया, मामा मुझे लगा लो। बोले क्या करेगा, लगा मामा मैं पढ़ नहीं पाता इस समय, नोटबुक वगैरह में देखने में सक्षम नहीं हूँ, लिखा पढ़ी का काम नहीं कर सकता, लेकिन हाथ पैर मारने वाला कोई काम कर लूंगा, मुझे लगाओ अपने पास, मुझे रखो, मैं घर में नहीं रह सकता। तो मामा ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो उस समय क्या, सिर्फ पर्दे को जो हमारे ना, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज को बिकने से पहले वो पैक होकर आती है जी, तो उनकी वो वर्कशॉप में पर्दा बन के पैक होता था, और उसमें आंखों का तो कोई कार्य नहीं जी, बस हाथ से पकड़ना और उसमें पॉलिथीन में डाल देना है जी। मैंने केवल उस चीज से अपने काम की शुरुआत करी जी। और उस समय मुझे क्या आया, सिर्फ बोलना कि कैसे बात की जाती है, क्योंकि वहाँ व्यापारी आते थे, उनके व्यापार के जो उनका व्यवसाय था, क्योंकि देखिए मुझे व्यवसाय ही करना था, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल पाए, बिल्कुल मुझे ऐसा ही कोई कार्य करना था, जॉब के लिए मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो मैंने व्यवसाय में ही ध्यान देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो मुझे भेजा करते थे कि इस पे जाकर पेमेंट ले या ये कर ले या वो कर ले। अच्छा, तो उससे मेरे में आत्मविश्वास है बात करने का, कि थोड़ा पार्टी से कैसे बात करनी है, बिल्कुल हाँ, बोलने की मुझ में हिम्मत आई जी। क्योंकि और उस समय कुछ समय क्या, वो फिर मामा भी थोड़ा मुझे बिठाकर भरोसा करके मुझ पर वो चले जाया करते थे कहीं और। तो उस समय जो उनके व्यापारी आते थे, उनको लगता था कि क्योंकि ये उसका भांजा है तो ये ही इससे बात कर ले जी। तो फिर उन्हें थोड़ा धीरे धीरे करके मैं हैंडल करने लगा ऐसे जी। तो ऐसे हैंडल करते करते एक कॉन्फिडेंस सा मेरे अंदर आ गया। सिर्फ मामा को ऑब्जर्व करके, नोटिस करके मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला कि अब तू कुछ करना चाहेगा अपनी तरफ से। तो मैं कहा हाँ पापा, मैं ये काम कर सकता हूँ, जो मामा कर रहे हैं काम मैं भी कर सकता हूँ। तो वही करके फिर मैंने धीरे धीरे, मेरे पापा ने मुझे एक छोटी सी मतलब इन्वेस्टमेंट करके कैसे कैसे कुछ मित्रों से पैसा लेकर और मुझे एक बिजनेस खोलकर दे दिया, छोटा सा अपना बिजनेस। हाँ, खुद का। ये 2018 में ही हुआ जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे खोलकर बिजनेस दे दिया। तो जैसे बताया आपको, कंपटीशन होता है मार्केट में, तो ये पर्दे का काम ज्यादा मैं नहीं कर पाया एक्चुअली। काम तो मैंने की, कोशिश की करने की, पर वहाँ भी समस्या आई मेरी आंखों की वजह से। क्योंकि कुछ समस्या इसमें क्या थी कि मैं नोटिस नहीं कर पाता था, इंची टेप से साइज नहीं माप पाता था। तो कुछ पर्दा गलत कट गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलत बन गया। और अब समस्या ये कि हर जगह हर प्रकार के लोग मिलते हैं। तो जो मेरे यहाँ कारीगर का काम करते थे, जो लेबर लोग थे, उन्होंने भी इस चीज का कुछ फायदा उठाया मेरे साथ। जैसे कि कम बनाकर ज्यादा लिखवा देना, साइज गलत बना देना, तो कोई दूसरे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मालिक को दिख नहीं रहा तो हम कुछ फायदा उठा लें इसका जी। तो फिर पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरे पिताजी, मैं कहूँगा कि एक शब्द कहना चाहूँगा, अगर मुझे हर जन्म में ये बीमारी मिले ना, तो मुझे हर जन्म में ये पिताजी मिले तो मैं इस बीमारी को हंस के एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों नहीं, जब आपके पिताजी इतना साथ देते हैं, आपको टीच करते हैं अच्छे से, आपका पूरा साथ देते हैं, बिल्कुल। तो यही चाहिए होता है डिसेबिलिटी में, कोई साथ देने वाला हो, आप पे भरोसा करने वाला हो कोई, बिल्कुल, तभी आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल जी जी। तो उन्होंने जो उनका जो भी वो कार्य करते थे,
उन्होंने वो सब बंद कर दिया मेरे लिए छोड़कर, मेरे साथ वो उस काम में लगे जो मैं लोकल काम करता था पानीपत में ही। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि इससे आसान काम भी कोई देख तो कर सकता हूँ जी। तो उनके मित्र ने एक सलाह दी कि एक कार्य है जो इंडस्ट्रीज को खोल दे कि मैट्स वगैरह की फैक्ट्री बना कर दे दे। अच्छा। तो पिताजी ने शुरू में मुझे एक फिर मतलब पर्दों के साथ एक मैट्स की फैक्ट्री बनाकर दे दी। तो अब पापा ने शुरू तो मुझे सिखाया 5-6 महीने की इसको ऐसे करना है, देख तुझे ही करना पड़ेगा, अब मैं साथ नहीं देने वाला। तुझे देखने में समस्या हो तो तू थोड़ा नजदीक आके देख ले, शर्माना से चल तो तू शर्माना छोड़। हाँ। ऐसा था कि व्यापार जैसे कोई मेरे सामने कोई भी खड़ा है ना, अब मुझे नहीं दिख रहा बुक में या कैलकुलेटर में, तो मैं शर्माता था, बताता नहीं था। हाँ। तो पापा ने बोला कि तू उस चीज को करीब करके देख ले, उसके पास देख ले, लेकिन तू शर्मा क्यों है, कब तक किस से छुपाएगा, सबको पता है छुपा नहीं पाएगा, छुपाना बंद कर दे। यही गलत काम करते हैं आरपी वाले, सामने वाले छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमें दिख रहा है, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो मनीष जी मेरे साथ की अभी तो थोड़ा नोट वगैरह बदल गए, पहले जब नोटबंदी नहीं हुई थी ना, तो मैं 1000 रुपए का नोट 100 रुपए का समझ कर जाता था और मतलब शर्म के मारे बोलता था कि मैंने कितने का दिया कितने का नहीं दिया। मेरे पैसे की वो उठाता ही नहीं था, मुझे तो सामने वाले को पता ना लग जाए कि मुझे दिख नहीं रहा मुझे, और मैं हाथ नहीं मारना चाहता जमीन पे, नेत्रहीन की तरह मैं उठाता ही नहीं था। किसी को गलत नोट दे दिया लेकिन उसको करीब से नहीं देख रहा नोट को। हाँ। तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसा तो तू नुकसान कर रहा है अपना, जिन लोगों से तू छुपा रहा है क्या वो तेरे साथ रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि देख इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, फायदा तो लोग उठाएंगे ही उठाएंगे, तो छुपाना बंद कर दे। उसके बाद से मैंने इस चीज को लेकर कभी शर्म नहीं किया। अगर मुझे कोई नोट नहीं दिखता था ना, आज तो हालांकि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी तकनीक आ गई है, कुछ एप्स भी अभी आए हैं जो कि नेत्रहीन को नोट पढ़कर बता दे कि आपके हाथ में कितने का नोट है। जी। अभी मुझे पता चला, आजकल तो बहुत तकनीक है, मतलब इन ऐप्स का यूज करते हैं अपने बिजनेस में। हाँ अभी कर रहे हैं हम, पर उस समय जब मुझे इनके बारे में अवेयरनेस नहीं थी तो शर्म नहीं, फिर मैंने शर्म छोड़ दी। चाहे मैं उस नोट को कैमरे से फोटो खींच के बड़ा करके देखूं, चाहे आँख के पास लाके देखो, मगर मैं किसी को फायदा नहीं उठाने देता था। अब मैं ये शर्म नहीं रहेगी, सामने वाला क्या सोचेगा मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब ये चीज मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, छुपाना बंद करना पड़ेगा, वरना मेरा ही नुकसान होगा। वही आपको अगर कामयाब होना है तो आपको इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। समस्या छुपा कर भी सामने वाला ज्यादा से ज्यादा 4 दिन साथ आ जाएगा, जिंदगी भर तो साथ देगा नहीं। तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा जब वो मेरा अपना ही नहीं है, तो उसे अगर पता चल रहा तो चलने दो ना पता। दुनिया इतनी बुरी नहीं, अगर उसके दिल में होगी कुछ विनम्रता तो वो साथ दे जाएगा, कोऑपरेट कर लेगा, नहीं तो फिर खत्म बात को। तो फिर मैंने शर्म छोड़ी, बीमारी को एक्सेप्ट करके मैं ऐसे ही कारोबार में आगे बढ़ गया। अच्छा। मैं खुद से जाने लगा, व्यापारियों से मिलने लगा, उनको सैंपल दिखाकर ऑर्डर्स लाने लगा, पेमेंट मिल जाता था। मुझे एक मान लो कि 10,000 रुपए गिनने में आधे घंटा लगता था, लेकिन मैं खुद से गिनता था बैठकर, किसी और को नहीं भेजता था, चाहे एक एक नोट को मुझे बारीकी से देख के गिनना पड़े। तो उसके बाद पता चला कि हमारे लिए तकनीक भी अच्छी है, मगर हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम मोबाइल को बिना देखे चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम शर्म कर जाते हैं, वो चीज करना ही नहीं चाहते। जब हमारे लिए तकनीक बनी हम उसको यूज ही नहीं करना चाहते, क्यों? वही समस्या कि दूसरे को पता ना चल जाए। हाँ। पर जब मैंने इस चीज को छोड़ा तो मैं कहूँगा कि मैं धीरे धीरे ऐसे करते करते सक्सेसफुल हो गया। तो गौरव जी, हम जानना चाहेंगे, आप जब पहली बार व्यापारियों के पास गए डील करने के लिए, तब आपको कैसा रिस्पांस मिला? ये ब्लाइंडनेस के लेकर कोई प्रॉब्लम आई आपको? देखिए, कुछ जगह प्रॉब्लम क्या आई, व्यापार तो सबको करना है, व्यापार में तो देखिए शर्म नहीं होती। तो फिर भी ऐसा लगा हो व्यापारियों को कि ये ब्लाइंड लड़का है, ये क्या करेगा बिजनेस में? तो ऐसा कुछ उनको लगा, इग्नोर मिला हो आपको ऑर्डर वगैरह में? हाँ, कुछ ने किया ऐसा मेरे साथ जी। कुछ व्यापारियों ने मुझे बोला, कुछ ने फायदा भी उठाया मेरे साथ इस चीज का जी। और आपको शायद पता होगा कि आरपी के साथ इंसान को रंग में भी देखने में समस्या हो जाती है जी, कलर ब्लाइंड। हाँ, ये भी आती है एडिना वालों को, हर आरपी वाले को नहीं आती, मुझे नहीं पता। ये आती है हर आरपी पेशेंट के साथ, किसी को शुरुआत में आ जाती है कलर ब्लाइंडनेस, तो किसी को एडवांस स्टेज में आ जाती है, पर आती जरूर है ये। जी 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 गौरव जी। तो वही समस्या मेरे साथ भी आई। मुझे रंग नहीं दिखते थे ठीक से, व्यापारी उस चीज को समझते नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि तो उनकी दुकान पे हम गए थे, ऐसे ही हमारे साथ हुआ, एक व्यापारी से मैं ऑर्डर लेने गया,
तो उन्होंने बोला वो मैरून वाला उठा कर दियो। मैं कहा सर कौन सा मैरून है? बोला तुझे रंग तो दिखते हैं, तू क्या काम करेगा, क्या बनाएगा तुम जी तू रहने दे, तुम हम देख लेंगे। जी तो कुछ ने उसी दिन हौसला तोड़ दिया। और कुछ पे जब हम पेमेंट देने जाते थे तो वो हंसते थे हम पर, जी मेरे ही सामने मुझ पर हंसते थे, आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर हंसते थे वो डिसेबिलिटी सब। के ऊपर। हाँ कि कैसे नोट देख रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, क्या कर रहा है। पर वो ये नहीं समझ पाते थे कि इतना डिसेबल होकर बंदा काम कर रहा है, बल्कि हौसला बढ़ाना चाहिए आपका। नहीं पर वो उल्टा हंसते थे लोग। बिल्कुल हंसते थे। जी लेकिन अभी मेरे पे हारना या पीछे हटना ऑप्शन नहीं था, जी क्योंकि अब ऑप्शन नहीं था, वाकई में ही नहीं था। अब आपने पूरा ठान रखा था कि मुझे कुछ करके दिखाना ही कि है अगर अब हट जिंदगी गया में, तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मुझे जी। कुछ लोगों को साबित करना था। जी तो वही समस्या आती थी, घर आके फील होता था। पर मैं ये सोचता था कि अब अगली बार ये ना हो तो उसके लिए क्या किया जाए, जी क्योंकि दिखना तो नहीं है। पर यहाँ हाँ, ये उसका तो कोई इलाज ही नहीं है दिखने का। यहाँ जैसे आज मैं वहाँ उस चीज से टकरा गया, या उसने उस चीज का मजाक उड़ाया, तो उसका सोल्यूशन क्या निकला जाए, अगली बार ये चीज नोटिस ना हो, या इससे कैसे डील किया जाए। जी क्योंकि कुछ जगहों पर शर्मिंदगी होती थी ना, तो दोबारा वो कुछ लोग क्या करते हैं कि दोबारा वो चीज करते ही नहीं है कि दोबारा शर्मिंदगी ना हो, अगर मैं उस चीज को फेस ही नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन मैं सोच रहा कि दोबारा उस चीज को फेस तो करना है, लेकिन अब की बार अलग तरीके से करना है। जी तो ऐसे करते करते अब एक अजीब बात ये हुई कि पहले जब मेरा बिजनेस था तो मैं गाड़ी नहीं चलाता था, लेकिन जिस दिन कम होने पर मैं गाड़ी चलाने लगा। मेरे पिताजी ने बोला कि तू पैदल तो चलता है, तू एक्टिवा चला कर क्यों नहीं देखता, चला कर देख। मैं कहा पापा नहीं। पापा ने बोला तू धीरे चला कर देख, चला कर तो देख। तो मैंने चलाई गाड़ी, पिताजी के कहने पर उन्होंने सिखाई मुझे धीरे धीरे। ये काफी, शायद आपको यकीन ना हो, एक आंख से दिखता था मुझे, एक आंख से कम दिखता था। बाई आंख से तो मैं देख ही नहीं पाता, लगभग कुछ भी नहीं। दाई आंख से देखता था। तब पापा ने बोला कि तू 10 या 20 किलोमीटर की स्पीड पर चला, पर तू गाड़ी चला कर देख। फिर कई बार मुझे जरूरत पड़ती है घर से फैक्ट्री आने में, दिन में तू बार बार पैदल आता है, तू एक बार कोशिश तो कर। तो उन्होंने मुझे छोटी सी स्कूटी लेकर दी। तो उसमें भी लोग बोलते थे कि ये अंधा पैदल चल नहीं पाता, कहाँ स्कूटी लेके आ गए, तू किसी को एक्सीडेंट कर देगा, टक्कर मार देगा। तो कई लोग, लेकिन पिताजी ने बोला कि अगर टक्कर मार देगा तो हम संभाल लेंगे, बेटा हमारा है। बोले चोट लग जाएगी, पापा को चोट लग जाएगी तो हम दवाई लगवा देंगे, तू जा। पापा ने बोला कुछ भी होगा मैं संभालूंगा, तू कोशिश कर। तो ऐसे करते करते मैं मतलब एक आत्मविश्वास से, एक विल पावर से गाड़ी चलाने में भी थोड़ा सा ट्रेंड हो गया। आज मैं धीरे धीरे हर एक ही आंख से हर जगह ऑब्जर्व करता हूँ, चारों दिशाओं में। अच्छा। एक रोड को जज करके, किसी भी गाड़ी को पकड़ के उसके फॉलो करते करते मैं गाड़ी चला लेता हूँ। हाईवे और रोड पर नहीं बोलूंगा कि मैं चलाता हूँ, झूठ नहीं कहना चाहूंगा। पर छोटी मोटी गलियों में, थोड़ी अच्छी जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ मैं गाड़ी भी चलाता हूँ खुद से, कभी कभार दिन में। अच्छा। तो ऐसे करते करते फिर जब समस्या आई तो कुछ अच्छे भी लोग मिले जो कोऑपरेट करते थे, लेकिन कुछ जगह नुकसान भी हुआ। वो तो दुनिया है गौरव जी, यहाँ अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे। वो आपको देखना है कि आपको किन के साथ चलना है। बिल्कुल। तो बस वही हुआ। अब कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया। अच्छा। कुछ लोग मेरी ही मदद करने के बहाने फायदा उठाते थे मेरे साथ, मेरा ही। अच्छा। कुछ लोग मेरे ही मेरे ही मित्र मेरे साथ चलते थे और मेरे ही पर्स में से मेरे पैसे निकाल लेते थे। अच्छा। और कभी कभार कुछ पेमेंट बड़ी लेनी होती तो मैं अपने मित्रों को साथ लेकर जाता था कि शायद वो सहयोग कर देंगे। तो वो पैसा गिनते थे मेरे व्यापारियों से लेकर, उसमें से एक आधा नोट निकाल कर अपने पास रख लेते थे। और मुझे ऐसे भी मेरे साथ हुआ। तो फिर जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, उसी मित्र ने किया है, ये मुझे पता ना चलता, मुझे उस मित्र ने किसी और से बताया, उसने मुझे बताया कि तू उसको ले गया था और तेरे पेमेंट में से पैसे निकाल के जेब में डाल लेता है। तो फिर मुझे लगा कि अब तो शायद खुद से ही करना पड़ेगा, अब विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने बिल्कुल खुद को प्रिपेयर कर लिया। और आज ऊपर वाले की कृपा से लगभग मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैंने जो शुरुआत की थी अपनी इंडस्ट्री की, केवल 15 मशीनों से की थी, और आज मेरे पास लगभग 45 मशीनें हैं। और जो मुझे
शायद मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे पानी पिलाने लायक है। आज मुझे भैया जी या बाबूजी बोलकर इज्जत से बोलते हैं जी। मतलब आपने अपने आप को साबित करके दिखा दिया उनके आगे। बिल्कुल। मैं पानी नहीं, मैं फैक्ट्री चला के दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। और वही आपने करके दिखाया। 15 मशीनों से शुरुआत की, आज 45 मशीनों तक पहुंच गए हो। बिल्कुल। हमारी दुआ है आप और भी आगे जाओगे। इसी कॉन्फिडेंस से, इसी हौसले से काम करते रहिए और जीवन में तरक्की पाते रहिए, यही हमारी दुआ है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गौरव जी, हमने अभी तक जाना कि आपकी लाइफ में आपके पिताजी का सबसे बड़ा सहयोग है जी। तो हम जानना चाहते हैं कि और किन किन लोगों का सहयोग है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जीवन में सफलता पाने में। जी मैं बताना चाहूंगा। तो मेरे पिता के अलावा कुछ एक दो ही, ज्यादा नहीं, 2 मित्रों का मैं बताना चाहूंगा जी। जिन्होंने मुझे अलग अलग फील्ड में एम्पावर किया जी। एक मेरा मित्र था, अगर शायद वो आज सुन रहा हो, मेरे कक्षा में मेरे साथ पढ़ता था। अभिषेक अरोड़ा जी उनका नाम है जी। जो कारोबार मैं कर रहा हूँ, इस कारोबार के लिए उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था मुझे, क्योंकि वो इसी व्यवसाय को करते थे जी। तो उन्होंने मुझे इसके दाव पे सिखाया कि कैसे ये काम करना है, कैसे तुझे नुकसान नहीं खाना, कैसे तुझे बात करनी है, कैसे इंप्रेशन बनाना है, कैसे क्लाइंट को सेट करना है, क्लाइंट से मतलब डील करनी है। तो उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया बिना किसी स्वार्थ के जी। उसने कभी फायदा नहीं उठाया इस चीज का। तो वो भी उसने खुद मेरे साथ भी कारोबार किया। जो मेरे पास मैन्युफैक्चर होते थे वो लेता था मुझसे। तो पहला तो उस मित्र का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा, अभी मेरे जीवन में कुछ मित्र आए जिन्होंने मुझे तकनीक वगैरह के बारे में बताया। मेरा बचपन से सपना था कंप्यूटर चलाने का, मैं कंप्यूटर चलाने में सक्षम नहीं था क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम देख नहीं पाते और कंप्यूटर में एरो तक नहीं दिखता एक समस्या में, एक उम्र में, मतलब विजन कम होने के बाद। तो एक शिव कुमार गर्ग जी मेरे मित्र हैं। तो वो भी असल में इसी बीमारी से पीड़ित हैं जी। उनकी आयु इस समय 40 से 42 वर्ष होगी। तो वो अपना सभी पूरा विजन खो चुके हैं, ऑलमोस्ट ही इज ब्लाइंड। तो वो उनकी जो है, मतलब जितने भी दृष्टिबाधित व्यक्ति है उनसे उनकी बहुत सिंपैथी है। तो सबको अपना मानते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने मतलब नहीं, जिस चीज को लेकर वो अवेयर नहीं थे कि उस चीज को लेकर बाकी लोग अवेयर हों। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि तू बिना देखे भी लैपटॉप चला सकता है, अपने कारोबार को बढ़ा सकता है लैपटॉप से। उससे पहले आपको पता नहीं था? नहीं, उससे पहले मुझे नहीं पता था लैपटॉप के बारे में और एनवीडिया के बारे में आपको नहीं बताया? नहीं, हाँ, मुझे किसी ने नहीं बताया था जी। तो मुझे हैरानी हुई कि बिना देखे मैं मुझे लगता था कि मैं जीवन में कभी लैपटॉप नहीं चला सकता, मेरे लिए चीज बनी ही नहीं है। बनी नहीं जी। तो उन्होंने बोला कि तू ले, तू सीखेगा, हम तेरा सिखाने का इंतजाम करते हैं, बंदोबस्त जी। तो उन्होंने मुझे फोर्स करके लैपटॉप दिलाया। तो उन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया, मैं बेसिक से भी कुछ ऊपर चीजें सीख गए हूँ अभी। और मैं आशा करता हूँ कि अपने कारोबार में भी इसको इस्तेमाल करूँ। बहुत बढ़िया बात है गौरव जी, आप लैपटॉप का भी यूज करें अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाइए। तो गौरव जी, अब दिवाली आने वाली है, तो आप अपने लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहोगे दिवाली के मौके पर? दिवाली पर मैं सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, दिवाली बहुत ही पवित्र त्योहार है जी। बहुत ही हिंदू धर्म की बहुत मान्यता है हिंदू धर्म में दिवाली की। इसमें हम लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और जो कि राम जी के वनवास से लौटने का दिन पर्व था, सब कोई जानते हैं। तो इसको प्रेम और उत्साह से मनाया जाए, जो रूठे हैं उन्हें मनाया जाए, सभी गिले शिकवे दूर किए जाएं। और इस त्योहार पे देखिए प्रदूषण कम से कम करें, सबसे ही कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये प्रदूषण हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी ठीक नहीं है जी। कि जो लोग पटाखे वटाखे जलाते हैं, हम जैसे दृष्टिबाधित लोगों की आंख में चला जाए तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है ये। और कुछ लोग इसे शराब वगैरह पीकर इन सब चीजों से करते हैं। आजकल तो हम कभी कभार देखते हैं दिवाली पर हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, कहीं पर किसी के आग लग जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है। तो इन चीजों के लिए मैं लोगों को अवेयर करना चाहूंगा। बाकी सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव जी। आपको भी मनीष जी, हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। और रेडियो डान सुनने वाले सभी लिसनर्स को रेडियो डान की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये थे गौरव जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सभी एक्सपीरियंस को खुलकर हमारे साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इनके बारे में जानकर और आपको इनकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा।
आप हमारा ये शो रेडियो उड़ान की ऐप के माध्यम से तो सुन ही रहे हो, आप इसे रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हो, और मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल जो कि है मंचले मनीष MANCHALE MANISH, वहाँ भी जाकर सुन सकते हो। अगर आप इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई आपका फीडबैक या सुझाव हो तो आप हमें www.radioudan.com पे जाके लिख सकते हो, या फिर रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान लाइव शो में भी बता सकते हो, और यूट्यूब पे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी हमें इस शो के बारे में बता सकते हो कि आपको ये शो कैसा लगता है। अगर आपको भी आरपी है और आप भी हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप मुझे यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी दे सकते हो। तो दोस्तों, अब टाटा बाय बाय कहने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए आरपी पेशेंट के साथ, जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. Listen to my baby, I wanna say something to you. अरे इतना एटीट्यूड में छोरी रहती है क्यों? चलो मान लिया तू क्यूट है, इसमें ना कोई झूठ है। जिसके आगे कोई ना बोले तने देख वो बंदा म्यूट है, देख वो बंदा म्यूट है। अरे तू छोरी है या बम, तने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। रे तू छोरी है या बम, तने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। भगवान की कसम। आइज़ तेरी विस्फोटक है, विस्फोट ना हो जा। एक्साइटमेंट में मेरे तय कोई खोट ना हो जा। आइज़ तेरी विस्फोटक है, विस्फोट ना हो जा। एक्साइटमेंट में मेरे तय कोई खोट ना हो जा। मिस्टेक जे हो जा छोरी, एडवांस में बोलूं सॉरी। मेरे इतने क्लोज ना आवे, ना बन जावे कोई स्टोरी, अरे तू छोरी है या बम, तन्ने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। रे तू छोरी है या बम, तन्ने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। भगवान की कसम। माय गॉड बेबी तू तो सुथरी घनी से, मेरे लिए ही बनी से। यहाँ जितनी जड़ी से सारी तेरे ते तड़ है, गोरी तेरे रूप का तो दिया सा पड़ा है। मेरा कालजा जड़ा जे कोई और देखे तो न सच्ची प्यार हो गया मन। भगवान की कसम प्यार ज्यादा है या कम, आई डोंट कंफर्म, बट तू और मैं जय बन जावे हम। पूरी कर ले रसम, किस बात का है गम, कर मामला खत्म। बोल बम 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 भोलेनाथ मारे साथ, ले पकड़ मेरा हाथ जानू मान मेरी बात, फेर लेकर पूरे साथ हनीमून की तैयारी कर सारी। दे दे पारी मन फीलिंग सियारी, बाकी छोड़ दे मेरे पे बेबी सारी जिम्मेदारी। बेबी सारी जिम्मेदारी छोड़ दे मेरे पे बेबी सारी जिम्मेदारी। मेरी आँखों ने हैबिट होगी तन देखण की, मन दे दे जोब तू तेरे केयर टेकर की। मेरी आँखों ने हैबिट होगी तन देखण की, मन दे दे जोब तू तेरे केयर टेकर की। या बड़ी वैकेंसी खाली, यारा ने बेट लगा ली, कमे फुल पार्टी देंगे जे छोरी तने पटाली, छोरी तने पटाली। अरे तू छोरी है या बम, तने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। रे तू छोरी है या बम, तने मार दिए हम, बाकी कोई ना कमी, बस ये नखरे कर दे कम। भगवान की कसम।
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। विकी भाई घना ही डर है। वीरू बात सुन, एक तो है खतरनाक छोरी, उस तो ऊपर वो है घनी खतरनाक छोरी, और उन तभी ऊपर है ना ये छोटी आइटाली। विक्की आया घना ही डर है भाई। वीरू आया रनागड़ी सी चाल चल आख्या ते तुम्हारे डाला जहर भरेगी के, जहर भरेगी के, जहर भरेगी के। रनागड़ी सी चाल चल आख्या ते तुम्हारे डाला जहर भरेगी के, जहर भरेगी के। मेरा तू कत्ल करेगी के, मेरा तू कत्ल करेगी के, मेरा तू कत्ल करेगी के, मेरा तू कत्ल करेगी के। विक्की काजला वीरू कटारिया। देखा नखरा नखरों का नखरा ते वातड़ पावे से। इन आशिका में आशिकी की आग सी तू लावे से, आग सी तू लावे से। अरे देखा नखरा नखरों का नखरा ते वातड़ पावे से। इन आशिका में आशिकी की आग सी तू लावे से, आग सी तू लावे। धरी बंदूक धरेगी के, ये रफल कराएंगी के। मेरा तू कत्ल करेगी के, मेरा तू कत्ल करेगी के, मेरा तू कत्ल करेगी के, मेरा तू कत्ल करेगी के। आर भी गुजर तेरी बाट में तू तेरे हुस्न की छा कर दे। सुमित बड़म्बिया झूठी तू हाँ करके ना कर दे, हाँ करके ना कर दे। आर भी गुजर तेरी बाट में तू तेरे हुस्न की छा कर दे। सुमित बड़म्बिया झूठी तू हाँ करके ना कर दे, हाँ करके ना कर दे। निशाने